हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 8 इन विच आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इन माय लास्ट क्लास आई ऑलरेडी हैव डिस्कस अबाउट द oogenesis प्रोसेस, राइट, यानी कि गैमेटोजेनेसिस इज डन। इसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली है क्या, राइट? वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस टॉपिक विल बी कंप्लीटली इनकम्प्लीट विदाउट द डिस्कशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन फीमेल, राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट एंड विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल देयर विल बी नो रिप्रोडक्शन पॉसिबल। रिप्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा ह्यूमन बीइंग में विदाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये अपने आप में क्रूशियल इवेंट माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन डिटेल। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम भी ड्रॉ किया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, आपको दिखाई दे रहा होगा। आज इसी डायग्राम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? मेंस्ट्रुअल साइकिल दिस इज रिप्रोडक्टिव साइकिल, राइट? जनरली आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में। जनरली होता क्या है कि यहाँ पे एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज कंटिन्यूअस ब्रीडर, अनदर इज सीजनल ब्रीडर, राइट? जनरली ऐसे एनिमल जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल देखी जाती है। ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में आते हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है। ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस करती है थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज। जैसे कि लाइफ को हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं, राइट? जुवेनाइल फेज, उसके बाद आता है रिप्रोडक्टिव फेज और लास्ट में आता है सेंसेंस फेज। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ये एक ऐसा इवेंट है जो कि रिप्रोडक्टिव फेज में ही पॉसिबल होता है फीमेल में, और थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है, राइट? तो ये साइक्लिकल प्रोसेस है, दैट्स व्हाई कॉल्ड साइकिल, राइट? तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो साइक्लिकली परफॉर्म होते हैं। आर यू गेटिंग और नॉट? दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एग्जैक्टली है क्या? हाउ यू विल डिफाइन मेंस्ट्रुअल साइकिल? Menstrual cycle, this is the reproductive cycle. First of all, reproductive cycle which take place in all female primates. याद रहे, all female primates. ये reproductive cycle सभी female primates पे take place करती है। ये जो female primates है इसमें आते हैं like monkey, right? apes, gibbon एंड ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। तो जितने भी फीमेल प्राइमेट्स है उन सभी में ये रिप्रोडक्टिव साइकिल देखी जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये एक रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इज दैट क्लियर? मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, राइट? मैंने बोला दिस इज ओनली टेक प्लेस थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज and it begins at the age of puberty. Begins at the age of puberty. Puberty के टाइम पे ये menstrual cycle take place करती है। फर्स्ट menstrual cycle को आप कहते हैं, जब पहली बार menstrual cycle होती है किसी फीमेल में, फर्स्ट menstrual cycle को मिनार्क कहा जाता है, राइट? और ये जो है menstrual cycle will be ceases at the age of 50। जब फीमेल 45 से 50 के एज में जाती है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है। एट द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनोपॉज। ये बात आपको याद रखनी है। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मिनार्क, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज मेनोपॉज। जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेनोपॉज होती है और पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल मिनार्क होती है, राइट? तो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, यहां पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बात आपको याद रखनी है, ceases at the age of 50 या 45 से 50 के एज में फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरीके से बंद हो जाती है। दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल विल कंप्लीटली absent after the age of 50, right? तो there will be no reproductive activity will take place and female will not capable to reproduce young ones after the एज ऑफ 45 to 50 आफ्टर द मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद कोई भी फीमेल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 की एज में बंद हो जाती है, राइट? कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, इफ देयर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, फीमेल इज इन रिप्रोडक्टिव फेज बट देयर इज एब्सेंस ऑफ
menstrual cycle. The absence of menstrual cycle indicate the pregnancy. फीमेल में अगर menstrual cycle take place नहीं कर रही है, it means वो pregnant है. तो ये प्रेगनेंसी के केस में जो है menstrual cycle जनरली नहीं देखी जाती है. जनरली कुछ फीमेल ऐसी भी होती है जिसमें menstrual cycle अर्ली या डिले भी हो जाती है. menstrual cycle एग्जैक्टली 28 डेज का पीरियड है. इसकी ड्यूरेशन आप लिख लीजिए. ये जो साइक्लिक चेंज है इसकी जो ड्यूरेशन है दैट टेक प्लेस 1 to 28 डेज. ये नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 डेज एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल है. लेकिन कुछ फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कभी कभी अर्ली भी होती है, कभी कभी डिले भी होती है. इज दैट क्लियर? ये एक्यूरेट नहीं है. दिस डाटा, दिस ड्यूरेशन इज नॉट एक्यूरेट. इट कैन बी अर्ली, इट कैन बी डिले इन फीमेल एंड दैट डिपेंड्स ऑन दी हेल्थ कंडीशन ऑफ फीमेल. इफ फीमेल इज इन स्ट्रेस कंडीशन या कोई भी उसको हेल्थ कंडीशन है या हेल्थ इशू है, डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है, खाना प्रॉपर नहीं खाती है, तो ऐसे केस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्ली और डिले हो सकती है. राइट, बट दिस इज एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ये पॉइंट आपको याद रखना है, लिख लीजिए इस पॉइंट को. मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है पूरी तरीके से एब्सेंट रहती है. दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीटली एब्सेंट एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. Is that clear to all of you? बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट menstrual cycle is menarche and the last menstrual cycle is menopause. And menstrual cycle only, right, take place throughout the reproductive phase in female. Right, तो ये पूरी reproductive phase में take place करती है. reproductive cyclic events हैं. ये reproductive cycle है that take place only in female primates. तो जितने भी फीमेल प्राइमेट्स हैं उनमें ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखी जाती है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो मेन फेजेस हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको पता होना चाहिए. लिसन केयरफुली अबाउट द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. आफ्टर दैट आई विल कम टू दिस डायग्राम आल्सो ड्यूरिंग द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला जो फेज है, ओवरऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज टेक प्लेस करते हैं. नंबर 1 इज राइट मेंस्ट्रुएशन फेज या फिर ये कहिए मेंसिस भी आप इसको बोलते हैं. मेंस्ट्रुएशन फेज या फिर मेंसिस इसको कहा जाता है या मेंसिस भी बोलते हैं. राइट, तो सबसे पहला जो फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का दैट इज मेंस्ट्रुएशन फेज. मेंस्ट्रुएशन फेज कितने दिनों का होता है? मेंस्ट्रुएशन फेज में एग्जैक्टली होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए. ध्यान दीजिए. तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द menstruation phase. menstruation phase या जिसको आप मेंसेस भी बोलते हैं. menstruation phase this is for last for 3 to 5 days. ये 3 से 5 दिन तक होता है. मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज. बट दिस इज नॉट कंपल्सरी. राइट, कभी कभी फीमेल में 5 दिन से ज्यादा भी हो जाता है, 1 वीक तक भी चला जाता है. तो मैंने बोला कि ये एक्यूरेट नहीं है. ये डिपेंड करता है फीमेल की हेल्थ कंडीशन पे. अगर फीमेल में हार्मोनल बैलेंस की प्रॉब्लम है तो उस केस में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है. सो दिस इज नॉट एक्यूरेट बट वी कंसीडर इट एज इन जनरल केस 3 to 5 डेज. फॉर 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, मेंसेस फेज होता है. मेंस्ट्रुएशन फेज में एग्जैक्टली क्या होता है? इन मेंस्ट्रुएशन फेज व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली? मेंस्ट्रुएशन फेज में राइट एग्जैक्टली क्या होता है कि इस फेज में जनरली देखा क्या जाता है, इस फेज में मेंस्ट्रुअल ब्लड का फ्लो होता है, फ्लोइंग ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड. और ये मेंस्ट्रुअल ब्लड कहाँ से आता है? आपको मैंने पढ़ाया था यूटेरस में एंडोमेट्रियम वॉल. एंडोमेट्रियम वॉल में मैंने आपको बताया था एक होती है स्ट्रेटम बैसिलिस, एक होती है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस, जिसको आप डेसिडुआ भी बोलते हैं. तो मेंस्ट्रुएशन फेज में या मेंसिस फेज में स्ट्रेटम बैसिलिस जिसको स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जिसको आप बोलते हैं, तो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस या डेसिडुआ जो होती है, एंडोमेट्रियम जो होती है, वो डीजनरेट हो जाती है और डीजनरेट होने के बाद दैट कम आउट थ्रू द मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड. राइट, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ निकल जाती है. इज दैट क्लियर? यहाँ पे इस फेज में जनरली ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं. एंडोमेट्रियम वॉल के जो ब्लड वेसल्स है वो रैप्चर हो जाते हैं. ब्लड वेसल्स के रैप्चर होने की वजह से ब्लड फ्लो होता है. राइट, और एंडोमेट्रियम की जो आउटर मोस्ट लेयर है स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जिसको आप बोलते हैं, वो शेड ऑफ हो जाती है. राइट, तो यहाँ पे ये एक्टिविटी चलती रहती है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मेंस्ट्रुअल फेज में जनरली मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जिसको आप बोलते हैं. तो ये 3 to 5 डेज तक होता है. इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक प्लेस करता है. याद रखें, मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक प्लेस करता है.
इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो ये डायग्राम आपको याद रखना जरूरी है। इज दैट क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पे एग्जैक्टली क्या होता है देखिए, ये यूटेराइन मैंने इवेंट्स लिखा है। यूटेराइन इवेंट्स में ये जो आप देख रहे हैं एंडोमेट्रियम वॉल है, आप देखिए 1 to 5 डेज, राइट। तो यहां पे पहले 5 दिन देखिए आप, फर्स्ट 5 डेज में एंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखिए आप, एंडोमेट्रियम सबसे कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम हो गई है। एंडोमेट्रियम की थिकनेस कम क्यों हो गई है? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेटम फंक्शनैलिस जो डेसिडुआ आप जिसको बोलते हैं वो सेड ऑफ हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक प्लेस, राइट। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में एग्जैक्टली क्या होता है, डेसिडुआ या जिसको आप स्ट्रेटम फंक्शनैलिस बोलते हैं, दैट बिकम्स सेड ऑफ। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इसके अलावा यहां पे ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम रप्चर कर जाते हैं, याद रखिए, ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम यहां पे रप्चर कर जाता है, राइट, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो होता है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहां पे जो अमाउंट ऑफ ब्लड है, कितना ब्लड रिलीज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में? 30 to 50 ml ब्लड रिलीज होता है। कुछ डिसऑर्डर वाली कंडीशंस में फीमेल में देखा जाता है कि ब्लड का अमाउंट अगर बढ़ जाता है तो दैट कंडीशन यू कॉल्ड मिनोरेगिया। आई विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मिनोरेगिया आल्सो। तो अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पे 30 to 50 ml रिलीज होता है। और मेंस्ट्रुअल ब्लड की एक खास बात है कि ये जो है, राइट, इसका क्लोटिंग नहीं होता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड क्लोट इनसाइड द यूटेरस, बट इनसाइड द यूटेराइन वॉल के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो कि फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज करती है, और फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम जो है क्लोट को, राइट, क्लोट को जो है डिसॉल्व कर देता है, यानी कि क्लोट को जो है ब्रेक डाउन कर देता है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड की खास बात यह है कि ये कभी क्लोट नहीं होता है। देयर इज नो क्लोटिंग ऑब्जर्व्ड इन मेंस्ट्रुअल ब्लड, राइट। तो यहां पे नो क्लोटिंग ऑब्जर्व्ड इन मेंस्ट्रुअल ब्लड। मेंस्ट्रुअल ब्लड में कोई भी क्लोटिंग ऑब्जर्व नहीं की जाती है। देयर इज नो क्लोटिंग बिकॉज यूटेराइन वॉल सिक्रीट फिब्रिनोलाइसिन। फिब्रिनोलाइसिन का सिक्रीशन करता है यूटेराइन वॉल, एंड ये जो फिब्रिनोलाइसिन है, दिस फिब्रिनोलाइसिन, यहां पे यूटेराइन का जो फिब्रिनोलाइसिन है, फिब्रिनोलाइसिन, राइट, क्या करता है, वो डिसॉल्व द ब्लड क्लोट को डिसॉल्व कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल ब्लड में कोई क्लोटिंग नहीं देखी जाती। मेंस्ट्रुएशन फेज फर्स्ट टू 5 डेज में देखिए, चाहे ओवेरियन हार्मोन हो, यहां पे ओवेरियन हार्मोन कौन कौन से हैं? दिस इज व्हाट, दिस इज एस्ट्रोजन हार्मोन, ये आपको याद रखना है, ठीक है, एंड दिस इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इन हार्मोन्स की लेबलिंग एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो लेबलिंग आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन देखा जाए तो इस पहले फेज में, मेंस्ट्रुएशन फेज में, ओवेरियन हार्मोन का आप ग्राफ देखिए, बिल्कुल नीचे है। वहीं पिट्यूटरी हार्मोन, राइट, वन इज LH, अनदर इज FSH। ये जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया है, दिस इज LH हार्मोन, दिस इज व्हाट, दिस इज LH हार्मोन, और जो ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया है, दिस इज FSH हार्मोन। नीचे वाला FSH, ऊपर वाला LH। तो यहाँ पे ना तो ओवेरियन हार्मोन का लेवल बढ़ता है और ना ही पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल बढ़ता है, राइट। एग्जैक्टली जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है ड्यू टू शार्प डिक्रीजिंग इन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मेंस्ट्रुएशन फेज से पहले देखिए यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हाई है। तो प्रोजेस्टेरोन लेवल का हार्मोन का जब लेवल हाई होता है, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, तब तक एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन रहती है। एग्जाम में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उसका सबसे एक्यूरेट रीजन क्या है? तो सबसे एक्यूरेट रीजन इज कि यहाँ पे शार्प डिक्रीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अगर शार्प डिक्रीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन देखा जाता है तो उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है।
राइट। कुछ फीमेल क्या करती हैं कि वो अपने मेंस्ट्रुअल फ्लो को पोस्टपोन करने के लिए, राइट, प्रोजेस्टेरोन पिल्स खा लेती हैं। तो प्रोजेस्टेरोन पिल क्या काम करता है कि प्रोजेस्टेरोन जो है एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है। जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा, एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन रहेगी, एंडोमेट्रियम डीजनरेट नहीं होगा, राइट, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस डीजनरेट नहीं होगा जब तक प्रोजेस्टेरोन रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होता है वैसे ही मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाती है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो इज, राइट, शार्प डिक्लाइनिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इज दैट क्लियर? ये बात आपको याद रखनी है, कैन फ्रेम एज क्वेश्चन। ये जितने भी मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं यहाँ पे, दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड कैन फ्रेम एज क्वेश्चन इन योर एग्जाम। सो द मोस्ट कॉमन और एप्रोप्रिएट रीजन, राइट, फॉर दिस, इस फेज में शार्प रिडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन का शार्प रिडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम जो है रैप्चर कर जाती है, स्ट्रेटम फंक्शनैलिस रैप्चर कर जाती है एंड वो शेड ऑफ हो जाती है। तो ये तो था मेंस्ट्रुएशन फेज। दिस इज द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से सुन लीजिए, मेंस्ट्रुएशन फेज में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में ब्लड फ्लो होता है, और ये ब्लड फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रैटम फंक्शनैलिस जो है वो शेड ऑफ हो जाती है ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल फ्लो। और इस मेंस्ट्रुअल फ्लो की खास बात ये है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो ब्लड है, मेंस्ट्रुअल ब्लड की खास बात ये है, ये क्लोट नहीं करता है, क्योंकि यूटेरस का फिब्रिनोलाइटिक एंजाइम निकलते हैं यूटेराइन वॉल से, जो कि इस क्लोट को डिजोल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से इसकी क्लोटिंग नहीं देखी जाती है। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के, मेंस्ट्रुअल ब्लड की एक खास बात है। यहाँ पे ये जो रप्चर ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल है, राइट, ड्यू टू शार्प डिक्रीजिंग ऑफ व्हाट, प्रोजेस्टेरोन की शार्प डिक्रीजिंग की वजह से होती है, राइट। कभी कभी प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन, इसको मेंस्ट्रुअल फ्लो को पोस्टपोन करने के लिए कुछ फीमेल जो है, राइट, प्रोजेस्टेरोन पिल्स ले लेती हैं, जिससे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो पोस्टपोन भी हो सकता है इफ दे वांट टू पार्टिसिपेट एनी रिलीजियस एक्टिविटी या एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अगर कोई फीमेल किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहती है, किसी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में फीमेल प्रोजेस्टेरोन पिल्स ले लेती है इस फ्लो को पोस्टपोन करने के लिए। आर यू गेटिंग? ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज मेंसेस हो गया। नाउ सेकंड फेज दैट यू कॉल्ड फॉलिकुलर फेज, वेरी इंपॉर्टेंट फेज। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चंस की फॉर्म में फ्रेम हो जाएंगे, और आप व्हेन यू विल डू द क्वेश्चंस यू विल इजीली गेट these points, right, and if you will learn carefully about these points you will easily solve your questions. Is that clear to all of you? इसके बाद next is follicular phase that I am going to discuss now. Follicular phase, ध्यान से समझिएगा follicular phase के बारे में। This is the next phase of the menstrual cycle that you call follicular phase, जिसे कि आप follicular phase कहते हैं। ये you can consider it as next phase of menstrual cycle, right? Is that clear? ये 5th day से लेके 14th day तक follicular phase रहता है। Next is follicular phase। follicular phase को आप प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, फ्रेटिव फेज भी कहते हैं, या फिर इसको प्री ओवुलेटरी फेज भी कहते हैं, क्योंकि ये ओवुलेशन से पहले देखा जाता है। तो बात एक ही है, राइट, सो डोंट बी कंफ्यूज। फॉलिकुलर फेज को आप प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हैं, इसको प्री ओवुलेटरी फेज भी कह सकते हैं। अब फॉलिकुलर फेज में एग्जैक्टली होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। फॉलिकुलर फेज में एग्जैक्टली क्या होता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन से, राइट। फॉलिकुलर फेज में पिट्यूटरी हार्मोन्स सिक्रीट होना स्टार्ट होते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जीएनआरएच निकलना स्टार्ट होता है। इसको मैं हार्मोन्स की हेल्प से आपको समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज या फिर प्री ओवुलेटरी फेज में क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, याद रहे, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जीएनआरएच निकलेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। और उस एंटीरियर पिट्यूटरी से दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। कितने टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं? टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स विल सिक्रीट। वन इज LH एंड अनदर इज FSH। तो फॉलिकुलर फेज में राइट पिट्यूटरी हार्मोन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। तो यहां पे सबसे पहले हाइपोथैलेमस GnRH निकालता है। GnRH से जो है एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी LH एंड FSH का सिक्रीशन करती है। तो यहां पे LH का क्या रोल है? LH किसको स्टिमुलेट करता है? यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस, राइट। आई विल डिस्कस अबाउट द LH, right? I will discuss about the LH later. First of all, I am going to discuss about FSH. FSH stimulate करता है फॉलिकल्स को, फॉलिकुलर ग्रोथ को प्रमोट करता है FSH हार्मोन। FSH हार्मोन प्रमोट द फॉलिकुलर ग्रोथ। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इट प्रमोट द फॉलिकुलर ग्रोथ। अब इन फॉलिकुलर ग्रोथ से क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल, प्यूबर्टी के टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल में, फिर उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल में, इस तरीके से फॉलिकल्स में ग्रोथ देखी जाती है। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवेरियन इवेंट में, राइट। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल से रैप्चर हो गया ओवो, राइट। तो यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे FSH फॉलिकुलर डेवलपमेंट को परफॉर्म कराता है और FSH जो है फॉलिकुलर डेवलपमेंट को परफॉर्म तो कराता ही है, साथ के साथ स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन आल्सो। और यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये फॉलिकुलर ग्रोथ, दूसरा स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द एस्ट्रोजन सिक्रीशन। एस्ट्रोजन सिक्रीशन को भी ये स्टिमुलेट करता है, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। अब यहाँ पे एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? थीका इंटरना से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, oogenesis में एस्ट्रोजन थीका इंटरना से ही रिलीज होता है। अब यहां पे एस्ट्रोजन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। इस फेज में जितने भी इवेंट्स देखे जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इवेंट्स, राइट, जनरली परफॉर्म बाय द एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ये आपको पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहां पे जो एस्ट्रोजन है, इसके मैं आपको रोल्स समझा देता हूं। एस्ट्रोजन क्या रोल प्ले करता है? पहला पॉइंट, एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। आपने देखा है यहां पे कि मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के टाइम पे, वो डीजनरेट होती है। लेकिन इट विल रीजनरेट ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज इन द प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस में फॉलिकुलर फेज में ये रीजनरेट करता है, राइट, किसको? एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को। तो यहां पे देखिए एंडोमेट्रियम की ग्रोथ की थिकनेस बढ़नी हुई चालू हो गई। दिस इज द यूटेराइन इवेंट्स। इज दैट क्लियर? तो ये एंडोमेट्रियम की ग्रोथ को प्रमोट करता है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ाता है, एंडोमेट्रियम जो डिजनरेट हुई थी उसको रीजनरेट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो एस्ट्रोजन है ये माइटोटिक सेल डिवीजन को प्रमोट करता है इन यूटेराइन वॉल। अगर यूटेराइन वॉल में माइटोटिक सेल डिवीजन प्रमोट होगा तो ऑब्वियस है कि एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ेगी। आर यू गेटिंग? तो यहां पे स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, राइट, इंक्रीज माइटोटिक एक्टिविटी, यानी कि माइटोटिक डिवीजन को बढ़ाता है, प्रमोट करता है, स्टिमुलेट दी माइटोटिक डिवीजन। ये यूटेराइन इवेंट में देखा जाता है, माइटोटिक डिवीजन को प्रमोट करने का ये काम करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इज दैट क्लियर? तो ये फॉलिकुलर फेज में देखा जाता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट देखा जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ FSH। इज दैट क्लियर? तो ये यहां पे फॉलिकुलर फेज या प्री ओव्यूलेटरी फेज इसमें देखा जाता है। इसके अलावा यहां पे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में फ्रेम हो जाता है। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस एज वेल एज गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द व्हाट? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये पॉइंट याद रखना है कि एस्ट्रोजन के यहाँ पे जितने भी रोल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक लाइन से सेपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग लेवल राइट
gives positive feedback to hypothalamus, हाइपोथैलेमस को पॉजिटिव फीडबैक देता है एंड इवन एंटीरियर पिट्यूटरी को भी पॉजिटिव फीडबैक देता है, राइट। तो एस्ट्रोजन का यहां पे सबसे पहला रोल रीजनरेट द एंडोमेट्रियम वॉल, गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द हाइपोथैलेमस। जितना ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा हाइपोथैलेमस को उतना ज्यादा जीएनआरएच का सिक्रीशन होगा, और जितना ज्यादा जीएनआरएच सिक्रीशन होगा उतना फर्दर सिक्रीशन होगा और उतना ज्यादा फॉलिकुलर ग्रोथ टेक प्लेस करेगी। सेम ये एस्ट्रोजन एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी को जब ये पॉजिटिव फीडबैक देता है तो पॉजिटिव फीडबैक देने की वजह से व्हेन द एस्ट्रोजन विल गिव्स द पॉजिटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी देन एलएच सिक्रीशन विल राइज। तो एट द 14th डे जब ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो एस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा रहता है, और उस लेवल की वजह से यहाँ पे आप देखिए रेड से मैंने मार्क किया है कर्व को, एलएच हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा हो जाता है। इसको आप एलएच सर्ज भी कहते हैं। आर यू गेटिंग? तो यहां पे एस्ट्रोजन गिव्स पॉजिटिव फीडबैक टू व्हाट? एंटीरियर पिट्यूटरी, और जिसकी वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एलएच हार्मोन। ठीक है, इज दैट क्लियर? एस्ट्रोजन गिव, ये भी पॉइंट लिख लीजिए आप, अलग से करा देता हूं मैं, पॉजिटिव फीडबैक टू हाइपोथैलेमस, और जिसकी वजह से बाकी हार्मोन निकलेंगे, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकलेगा, और जीएनआरएच की वजह से बाकी की चीजें होंगी, यानी कि एट द एंड फॉलिकुलर ग्रोथ विल टेक प्लेस। आर यू गेटिंग और नॉट? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉलिकुलर फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन से पहले होती है इसलिए प्री ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे माइटोटिक सेल डिवीजन ज्यादा होता है, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर जाती है, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई यू कॉल्ड इट प्री ओव्यूलेटरी फेज एंड प्रोलिफरेटिव फेज। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर से मैं बताता हूँ फॉलिकुलर फेज में एग्जैक्टली क्या होता है। स्टार्ट करते हैं हम पिट्यूटरी हार्मोन से, हाइपोथैलेमिक हार्मोन से। हाइपोथैलेमस ग्लैंड से जीएनआरएच निकलेगा, जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे कि एंटीरियर पिट्यूटरी एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन करेगी। एफएसएच फॉलिकुलर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, और जैसे जैसे इंक्रीजिंग फॉलिकुलर ग्रोथ इंप्रूव होगा, राइट। तो फॉलिकुलर ग्रोथ के साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जाएगा। वहीं एस्ट्रोजन का बढ़ता हुआ लेवल पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और जिससे जीएनआरएच निकलेगा, और फर्दर जीएनआरएच की वजह से फॉलिकुलर डेवलपमेंट फर्दर विल टेक प्लेस। वहीं ये एंटीरियर पिट्यूटरी को भी पॉजिटिव फीडबैक देता है एस्ट्रोजन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जिससे कि एलएच का सिक्रीशन होगा, एलएच का सिक्रीशन बढ़ेगा। अब एलएच के हाई सिक्रीशन से क्या होगा दैट आई विल डिस्कस। यहां पे एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करता है, राइट, किसको? एंडोमेट्रियम को। एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करने में हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम में माइटोटिक डिवीजन को प्रमोट करता है, जिससे कि प्रोलिफरेशन होता है एंडोमेट्रियम का। दैट्स व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज आल्सो। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज हो गया, मेंसिस फेज, फॉलिकुलर फेज हो गया। इसके बाद आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर फेज दैट यू कॉल ओवुलेशन। यू हैव टू अंडरस्टैंड, लिसन केयरफुली। इसके बाद बात करते हैं ओवुलेटरी फेज, यानी कि ओवुलेशन की। तो मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 मेन फेजेस हैं। वन इज मेंस्ट्रुएशन फेज, फर्स्ट इज मेंस्ट्रुएशन फेज, सेकंड इज फॉलिकुलर फेज, एंड थर्ड वन इज ओवुलेशन या ओवुलेटरी फेज। तो तीसरा देखिए, ओवुलेशन की हम बात करते हैं, तो ओवुलेशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट द ओवुलेशन। ध्यान दीजिए, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पे जो फॉलिकुलर फेज है उसमें फॉलिकुलर ग्रोथ टेक प्लेस करती है। फॉलिकुलर ग्रोथ से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है, फिर वही एस्ट्रोजन जो है पॉजिटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिससे कि जीएनआरएच निकलता है, और पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, इज दैट क्लियर? जिसकी वजह से एलएच का लेवल बढ़ जाता है, राइट। एंड शार्प इंक्रीजिंग ऑफ एलएच लेवल दैट यू कॉल्ड एलएच सर्ज, और जिसकी वजह से ओवुलेशन होता है। याद रखिए, मैं लिख देता हूं फिर से। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, एस्ट्रोजन दैट गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को एस्ट्रोजन हार्मोन पॉजिटिव फीडबैक देता है, किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी को, और जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और आप इसको ये कहिए एलएच सर्ज, ठीक है।
तो LH सर्ज देखिए यहाँ पे आप मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल 14th डे पे देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, इज दैट क्लियर? और उस एस्ट्रोजन की वजह से यहाँ पे, इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू, LH का लेवल बहुत ज्यादा है, LH के लेवल की पीक देखिए यहाँ पे जो है इस डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायग्राम आपको अच्छे से ड्रॉ करके देखना है एक बार और इसको लेबल करना है। तो यहाँ पे दो हार्मोन की पीक सबसे ज्यादा है, FSH एंड LH, लेकिन LH की पीक FSH के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा है, इसे आप LH सर्ज कहते हैं। तो एस्ट्रोजन, राइट, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन गिव्स positive feedback to the anterior pituitary that release to increase LH hormone that you called LH surge। तो LH surge क्या है? LH surge का मतलब है sharp increasing LH hormone। LH hormone का increase ज्यादा होता है और उस LH hormone के increasing की वजह से तो LH surge जो है स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट दी ग्राफियन फॉलिकल, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल, यहां पे देखिए आप ओवेरियन इवेंट में ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर दी ओवम, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर दी ओवम ड्यू टू हाई सिक्रीशन ऑफ, राइट, LH। तो LH का इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि LH ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, राइट। एक सेंटेंस में अगर हम कहें तो LH का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? इंड्यूस द ओव्यूलेशन एट द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो LH का जो मेन रोल है, प्राइमरी रोल, इंड्यूस ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है एट 14th डे। 14th डे कब होगा? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अर्ली हो जाती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो जाती है। उस टाइम पे 14th डे पे ओव्यूलेशन हो, ये कंपलसरी नहीं है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इफ द ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट, अराउंड 32 days, देन एट विच डे ओव्यूलेशन विल टेक प्लेस। अगर 32 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओव्यूलेशन किस दिन टेक प्लेस करेगा, या 36 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब ओव्यूलेशन किस डे पे, कौन से दिन पे टेक प्लेस करेगा, या 22 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तब ओव्यूलेशन कौन से डे पे टेक प्लेस करेगा। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ओव्यूलेशन का डे निकालने के लिए यहाँ पे एक मैं आपको बता देता हूँ, एक सिंपल वे में बता देता हूँ, राइट। अगर आपको कभी नंबर ऑफ ओव्यूलेशन डेज निकालने के लिए पूछे, राइट, ओव्यूलेशन डे के बारे में पूछे कि कौन से दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की किस दिन ओव्यूलेशन टेक प्लेस करेगा, तो सिंपली यू कैन इजीली डिफाइन दिस, यू कैन इजीली डिटरमाइन दिस। ओव्यूलेशन डे, राइट, ओव्यूलेशन डे को निकालने के लिए नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो डेज हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में से 14 को माइनस कर देना है। 14 मतलब लूटियल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो लूटियल फेज है आफ्टर द ओव्यूलेशन, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो कितने भी दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों ना हो, उसमें से 14 को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, राइट। तो सिंपल है, दिस इज अबाउट ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन में क्या है? दिस इज ओव्यूलेटरी फेज। यहाँ पे एस्ट्रोजन का इंक्रीजिंग लेवल स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे कि LH हार्मोन का शार्प इंक्रीज होता है, दैट यू कॉल्ड LH सर्ज, एंड जो कि ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करके ओवम प्रोड्यूस करता है एट द 14th डे। बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल डे साइकिल, यानी कि नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। अगर आपको ओवुलेशन डे निकालना है तो नंबर ऑफ डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में से 14 माइनस कर दे, यू विल गेट द आंसर। सपोज दैट 32 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 32 में से आप 14 माइनस कीजिए, विल गेट द आंसर एग्जैक्टली 18th डे पे ओवुलेशन विल टेक प्लेस। आर यू गेटिंग और नॉट? तो इस तरीके से यहाँ पे बड़ा आसान है, राइट। अभी एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे जो ओवुलेशन की मैं बात करूँ, फीमेल के पास 1 पेयर ओवरी होती है। हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, ये बात आपको याद रखनी है। देयर इज 1 पेयर ऑफ ओवरी इन ईच फीमेल। हर फीमेल के पास 1 पेयर ओवरी होती है, यानी कि 2 ओवरीज होती हैं, लेकिन एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में सिर्फ एक ही ओवम प्रोड्यूस होता है, राइट। यानी कि
अगर कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों ओवरी एक साथ कभी ओवम प्रोड्यूस नहीं करती है, लेकिन कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है, बट दैट इज बाई चांस, राइट, नॉट ऑलवेज। तो यहाँ पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक बार में एक ही ओवरी, राइट, ओवम प्रोड्यूस करती है। उसके बाद जो दूसरी ओवरी है वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोड्यूस करेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ओवरी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम निकालती है, और ये ओवरी जो है अल्टरनेटिव मैनर में ओवम को प्रोड्यूस करती है, ओवुलेशन करती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? यानी कि देखा जाए कि साल में अगर 12 महीने हैं तो 12 महीने में से एक ओवरी टोटल एक साल में 6 एग प्रोड्यूस करती है, दूसरी ओवरी 6 एग प्रोड्यूस करेगी। तो ओवरी, लेफ्ट ओवरी एंड राइट ओवरी अल्टरनेटिव मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम को प्रोड्यूस करती है। ये बात आपको याद रखनी है, दिस क्वेश्चन कैन फ्रेम इन योर एग्जाम। तो यहां पे ओवरी रप्चर दी ओवम इन अल्टरनेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बात आपको याद रखनी है, इन अल्टरनेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एन ओवरी, राइट, एक ओवरी अल्टरनेट मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम रप्चर करती है। तो देयर आर 2 ओवरीज इन ए ईयर, 1 ओवरी रिलीज एग्स, कितने एग्स प्रोड्यूस करेगी? 6, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 12 है, लेकिन वो अल्टरनेट मेंस्ट्रुअल साइकिल में एग्स प्रोड्यूस करती है। तो 12 मंथ्स में, यानी कि अल्टरनेट 12 मंथ्स में 12 मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट अल्टरनेट प्रोड्यूस करेगी तो 6 ओवम प्रोड्यूस करेगी एक ओवरी, दोनों ओवरी मिलकर 12, तो एक ओवरी 6 ओवम। इज दैट क्लियर? ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट क्लियर? एक चीज और, यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में एक और पूछा जाता है कि व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ मल्टीपल बर्थ। एक चीज और उससे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक फीमेल अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में जितनी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल वो परफॉर्म करती है, थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव लाइफ मैक्सिमम 400 to 500 ओवम प्रोड्यूस करती है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये मैं लिख देता हूं, ए फीमेल इन हर लाइफ स्पैन प्रोड्यूस ओवम या ओवा, कितने ओवा प्रोड्यूस करती है? 400 से 500 टोटल, राइट। तो एक फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पैन में 400 से 500 ओवा प्रोड्यूस करती है। सो दिस इज अबाउट ओवुलेशन। यहाँ पे एक क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ मल्टीपल बर्थ। मल्टीपल बर्थ का कॉज क्या है ये आपको बताना है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज द कॉज ऑफ मल्टीपल birth, you must understand about this, ध्यान दीजिए। cause of multiple birth that I am going to discuss. Next is cause of multiple birth. cause of multiple birth, multiple birth का cause क्या है ये आपको पता होना चाहिए। What is the cause of multiple birth? कभी कभी देखा जाता है किसी किसी फीमेल में मल्टीपल बर्थ, अगर एक ओवरी एक बार में एक एग प्रोड्यूस कर रही है तो मल्टीपल बर्थ का कोई चांस ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल, मतलब ऐसा जनरल केस में होता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनली एक ओवरी में एक से ज़्यादा फॉलिकल बनते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, तो एक से ज़्यादा oocyte प्रोड्यूस होगी, दैट इज द कॉज ऑफ मल्टीपल बर्थ। ये बात आपको याद रखनी है। जनरली एक ही होता है, बट एक्सेप्शनली ऐसा होता है। इफ इन ए मेंस्ट्रुअल साइकिल मोर देन वन ग्राफियन फॉलिकल प्रोड्यूस, ग्राफियन फॉलिकल डेवलप, that results to produce मल्टीपल oocyte, जिसकी वजह से मल्टीपल oocyte बनते हैं। और अगर मल्टीपल oocyte बनेंगे, मल्टीपल ओवम बनेंगे, दैट विल बी रिजल्ट ऑफ मल्टीपल बर्थ। तो ये चीजें हैं अबाउट द ओवुलेशन। इसके बाद लास्ट फेज जिसको आप लुटियल फेज कहते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ। लिसन केयरफुली अबाउट द लुटियल फेज। तो 14th डे पे, यहाँ पे देखिए 28 डेज की साइकिल है, 14th डे पे ओवुलेशन टेक प्लेस कर रहा है ड्यू टू शार्प इंक्रीजिंग ऑफ LH। तो ये डायग्राम भी आपको साथ साथ देखना है। इज दैट क्लियर?
इसके बाद मैं बात करता हूं अबाउट नेक्स्ट इज व्हाट लुटियल फेज की, जो कि लास्ट फेज है। लुटियल फेज को आप सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। लुटियल फेज में एग्जैक्टली क्या होता है, राइट, ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको ओवुलेटरी फेज में या ओवुलेशन में ये बताया कि यहाँ पे ओवुलेटरी फेज में एग्जैक्टली क्या होता है कि ओवुलेटरी फेज में यहाँ पे यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट दिस कि LH का लेवल हाई होता है और हाई LH के लेवल की वजह से ओवुलेशन हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से रप्चर हो जाता है, ओवम एग प्रोड्यूस होता है, यानी कि LH जो है ओवुलेशन को इंड्यूस करता है। अब इस ग्राफियन फॉलिकल का क्या होगा आफ्टर दिस ओवुलेशन, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है इट विल ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ इनटू द कॉर्पस लुटियम। ये जो डायग्राम है दिस इज कॉर्पस लुटियम, तो ये अपने आप को कॉर्पस लुटियम में बदल लेता है, राइट। बाद में वो बात अलग है, कॉर्पस लुटियम बाद में डीजेनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे लुटियल फेज में, लुटियल फेज को आप सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं, और ये इस लुटियल फेज या सेक्रेटरी फेज में एग्जैक्टली क्या होता है, राइट। इस फेज में जो ग्राफियन फॉलिकल है, दिस ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ ओवम कन्वर्ट इनटू द कॉर्पस लुटियम, तो कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉर्पस लुटियम आप किसको कहेंगे, कॉर्पस लुटियम आप कहेंगे दिस इज फॉर्म्ड, और यू कैन से दिस इज द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल को आप कॉर्पस लुटियम कहेंगे। इज दैट क्लियर? द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल यू कॉल्ड कॉर्पस लुटियम। अब यहाँ पे कॉर्पस लुटियम का क्या रोल होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये जो कॉर्पस लुटियम है इसके बारे में जान लेते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज दिस कॉर्पस लुटियम, राइट, ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है। इस कॉर्पस लुटियम में प्रेजेंट होती है ल्यूटिन सेल्स। ये ल्यूटिन सेल्स कुछ नहीं जबकि ग्रैनुलोसा सेल्स ही हैं। इज दैट क्लियर? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल में ग्रैनुलोसा सेल्स ही होते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रैनुलोसा सेल्स इन रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, राइट, दैट यू कॉल्ड कॉर्पस लुटियम, राइट, उसमें आप इन ग्रैनुलोसा सेल्स को ल्यूटिन सेल्स कहते हैं, राइट। ये जो ल्यूटिन सेल्स हैं इनको, राइट, लुटियम का मतलब होता है येलो। यहाँ पे इनको ल्यूटिन सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक येलोइश पिगमेंट डिपॉजिट होता है जिसको आप ल्यूटिन पिगमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से इन सेल्स को ल्यूटिन बोलते हैं। इसका कलर जनरली येलो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिन पिगमेंट, और इसको इसलिए ल्यूटिन सेल्स भी बोलते हैं। तो येलो कलर होता है इसका, राइट। इस कॉर्पस लुटियम का रोल क्या है यहाँ पे जो कॉर्पस लुटियम है दिस इज स्टिमुलेटेड बाय LH हार्मोन। LH हार्मोन का पीक लेवल यहाँ पे ज्यादा था। अब ये जो LH हार्मोन है, ये LH हार्मोन क्या काम करता है, LH हार्मोन स्टिमुलेट करता है कॉर्पस लुटियम को, जिसकी वजह से कॉर्पस लुटियम जो है काफी सारे हार्मोन निकालता है। कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है, इनिबिन भी रिलीज करता है, रिलैक्सिन भी रिलीज करता है। 4 डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स ये कॉर्पस लुटियम रिलीज करता है, ये बात ध्यान रखना है। चलिए मैं लिख भी देता हूँ, एस्ट्रोजन भी रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करता है, यहाँ पे रिलैक्सिन भी रिलीज करता है और इनहिबिन भी रिलीज करता है। इन सब के अलग अलग रोल है। ये इनहिबिन एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है, जैसे कि मेल में सर्टोली सेल से निकलता है। रिलैक्सिन का रोल बाद में आई विल डिस्कस लेटर, राइट। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इन दोनों हार्मोन का सिक्रीशन भी करता है ये कॉर्पस लुटियम। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यहाँ पे लुटियल फेज में भी एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ती है क्योंकि लुटियल फेज में कॉर्पस लुटियम एस्ट्रोजन भी निकालता है। ये जो एस्ट्रोजन है इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम, इसका ये रोल है, इंक्रीज थिकनेस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को और बढ़ा देता है, तो एंडोमेट्रियम की थिकनेस को और बढ़ा देता है एस्ट्रोजन। देखिए यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल ज्यादा है, बट हमें मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम रैप्चर हुआ है दैट विल, राइट, एंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड दैट ओवम और द एग विल वेट फॉर द स्पर्म एंट्री फॉर 24 आवर्स। वो 24 घंटे तक स्पर्म की एंट्री का वेट करता है। अगर स्पर्म की एंट्री हो जाती है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। लेकिन अगर 24 घंटे तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तो वो ओवम जो है उसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको, ओवम का जो लाइफ स्पैन है, ओवम का जो लाइफ स्पैन है, राइट, वो कितना है? ओवम का लाइफ स्पैन 24 आवर्स है, यानी कि सिर्फ ये 24 घंटे वेट करता है फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म की एंट्री के लिए। अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो ये डाई आउट हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? उसके बाद ये फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर स्पर्म की एंट्री हो गई, राइट, तो ये एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा, और ये ओवम फर्टिलाइजेशन के बाद
राइट, इज दैट क्लियर? ये जो ओवम है, ये जो एग है, इसका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म. इफ sperm entry will take place. If sperm will not enter this after 24 hours, this ovum will, right, it will be die out, यानी कि इसका लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो जाता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, याद रहे, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, दिस इज वेरी एसेंशियल. एग्जैक्टली इसके बारे में बताता हूँ. इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, राइट, if fertilization does not take place, पहले ये मैं बताता हूँ, अगर fertilization does not take place, अगर take place नहीं होता है तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा. कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं होता है. लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करता है, ये बात आपको याद रखनी है, बट इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम विल मेंटेन फॉर 9 months, राइट. इट विल, कॉर्पस ल्यूटियम विल बी मेंटेन फॉर 9 months, विल बी मेंटेन फॉर 9 months ऑफ प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी के 9 month तक ये मेंटेन रहेगा. ये पॉइंट आपको याद रखनी है. अगर एग फर्टिलाइज होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा 9 months तक. अगर एग फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है, राइट, ये 9 months तक मेंटेन रहता है और कंटिन्यूसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रीट करता है. और इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का रोल क्या है, ये आपको पता होना चाहिए. ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. यू मस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहां पे व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ध्यान दीजिए प्लीज. देखिए, अब यहां पे जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है कॉर्पस ल्यूटियम से निकलता है, क्या याद रहे? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस प्रोजेस्टेरोन? इस प्रोजेस्टेरोन के रोल्स क्या है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं. प्रोजेस्टेरोन जो है मेंटेन द एंडोमेट्रियम थिकनेस, प्रिपेयर द यूटेरस फॉर द इम्प्लांटेशन, राइट, क्योंकि इम्प्लांटेशन यूटेरस में टेक प्लेस करता है. तो सबसे पहला पॉइंट ये, प्रोजेस्टेरोन जो है उसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं. 9 month तक प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का जो काम करता है वो प्रोजेस्टेरोन ही करता है. तो ये, इसको आप प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, बिकॉज इट मेंटेन द प्रेगनेंसी 9 month. प्रेगनेंसी फॉर 9 month तक ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है. और प्रेगनेंसी को कैसे मेंटेन करता है? ये प्रिपेयर करता है यूटेरस को, प्रिपेयर द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस को प्रिपेयर करेगा, राइट. मेंटेन द एंडोमेट्रियम थिकनेस, मेंटेन द, ये पॉइंट लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंडोमेट्रियम थिकनेस को मेंटेन करके रखता है फॉर 9 months. 9 months तक ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करके रखेगा. एंडोमेट्रियम को शेड नहीं होने देगा. अगर एंडोमेट्रियम शेड हो गया तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो. इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही? कभी कभी फीमेल इंटेंशनल अबॉर्शन जो एमटीपी कराती हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वो अपने अबॉर्शन करने के लिए एंटी प्रोजेस्टेरोन पिल्स कंज्यूम कर लेती है, जिससे कि एंटी प्रोजेस्टेरोन अर्लियर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में अगर वो एंटी प्रोजेस्टेरोन लेगी तो क्या होगा? एंडोमेट्रियम सेड ऑफ हो जाएगा और वो जो फिटस है, जो ग्रोइंग फिटस है, वो भी उसके साथ सेड ऑफ हो जाएगा. तो ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन मेंटेन दी एंडोमेट्रियम थिकनेस. ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है 9 month तक. अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन नहीं रहेगी तो क्या होगा? एबॉर्शन हो जाएगा. तो एंटी प्रोजेस्टेरोन भी देते हैं डॉक्टर्स एमटीपी परफॉर्म करने के लिए, एबॉर्शन को परफॉर्म करने के लिए. इज दैट क्लियर? ये उसके एक एप्लीकेशन है. तो ये एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रिपेयर करता है यूटेरस को, राइट. उसके अंदर एंडोमेट्रियम की थिकनेस को मेंटेन करता है. 9 month तक ये जो है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है और रिलीज होता है कॉर्पस ल्यूटियम से. आर यू गेटिंग आउट? राइट. एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं यहां पे. अगर यहां पे, राइट, आफ्टर 3 months ओवरी को निकाल दिया जाता है तो क्या फीटस की नॉर्मल डिलीवरी होगी? क्वेश्चन है. ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन निकालता है. अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे 3 months के बाद ओवरी को निकाल दिया जाए तो क्या
राइट, फीटस की नॉर्मल डिलीवरी होगी, तो आंसर है यस। आंसर क्या है? यस। क्यों? क्योंकि आफ्टर 3 months ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट, द रोल ऑफ द कॉर्पस लूटियम रिप्लेस बाय द प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है। अब कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करे या ना करे, प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करेगी और प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी, बट दैट इज पॉसिबल जस्ट आफ्टर द 3 months, नॉट बिफोर 3 months। अगर बिफोर 3 months ओवरी को निकाला गया तो वहाँ पे फीटल ग्रोथ नहीं होगी, राइट, प्रेगनेंसी जो है फर्दर मतलब जो है प्रोग्रेस नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर 3 months के बाद ओवरी को निकाला तो उसका रोल, ओवरी का सारा रोल प्लेसेंटा रिप्लेस कर लेती है, कॉर्पस लूटियम का रोल प्लेसेंटा रिप्लेस कर लेती है, क्योंकि प्लेसेंटा डेवलप हो जाती है 3 months के बाद, और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी होगी। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये बात आपको याद रखनी है, ये पॉइंट मैं लिख भी देता हूँ। बाय 4th month ऑफ प्रेगनेंसी और आफ्टर 3 months ऑफ प्रेगनेंसी, the role of corpus luteum, the role of corpus luteum replaced by placenta, placenta replace कर लेती है, तो there will be no problem in that case. So this is about luteal phase और the secretory phase. तो luteal phase फिर से सुन लीजिए। luteal phase में क्या होता है कि यहाँ पे ओवुलेशन के बाद luteal phase आता है, इसकी ड्यूरेशन लगभग 14 days होती है और ये इसकी ड्यूरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, दैट विल नॉट बी चेंज्ड। तो यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रप्चर्ड हुआ और वो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कॉर्पस लूटियम जो है वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एंडोमेट्रियम की थिकनेस मेंटेन करके रखता है, वहाँ पे वो यूटेरस को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए और 9 month तक उसको मेंटेन करके रखता है। लेकिन आफ्टर 3 months ये रोल प्लेसेंटा भी करती है। 3 months तक प्लेसेंटा कंप्लीटली डेवलप नहीं होती है, तो आफ्टर 3 months बाय द 4th month ऑफ द प्रेगनेंसी, राइट, दिस रोल विल रिप्लेस्ड बाय द प्लेसेंटा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? तो दिस इज अबाउट कॉर्पस लूटियम। तो ये क्या है? कॉर्पस लूटियम है, राइट। एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करता है तो कॉर्पस लूटियम डिजनरेट हो जाता है। कॉर्पस लूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, याद रहे, इफ फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस देन ओनली दिस कंडीशन, कॉर्पस लूटियम निकालता है प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, राइट। तो बढ़ता हुआ प्रोजेस्टेरोन का लेवल नेगेटिव फीडबैक भी देता है। नेगेटिव फीडबैक किसको देगा? हाइपोथैलेमस को। अगर हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देगा तो फर्दर प्रोसेस विल स्टॉप और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टार्ट। हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक मिल गया तो जीएनआरएस नहीं निकलेगा, एलएच सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा, एलएच सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगा। और अगर एलएच सिक्रीशन स्टॉप हो गया तो उस केस में क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन लेवल शार्प डिक्लाइन, प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो शार्प डिक्लाइन हो जाएगा, क्योंकि एलएच कॉर्पस लूटियम को मेंटेन करता है, उसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अब इंक्रीजिंग प्रोजेस्टेरोन लेवल हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से जीएनआरएस लेवल घट जाता है, एलएच का लेवल घटेगा और एलएच का लेवल घट जाने की वजह से शार्प डिक्लाइनिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन, और जिसकी वजह से फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी स्टार्ट। तो ये कंडीशन भी है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? So this is all about menstrual cycle. 4 phases are there. पहला फेज menstruation phase, दूसरा फेज राइट follicular phase, तीसरा ovulation, चौथा luteal phase. इन फेजेस से क्वेश्चन आ जाते हैं। सारे पॉइंट मैंने जो लिखे हैं आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। अब अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन दैट आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।